अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अच्छा, मैं आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता था कि मेरा प्रोसेस कैसे हुआ, और इस पे टाइम कितना लगा। पाकिस्तान से मैंने अप्लाई किया था इधर। तो जब मैंने अप्लाई किया था तो तकरीबन 2 महीने बाद मेरा वर्क परमिट आया था पाकिस्तान से। क्योंकि मैंने डायरेक्ट कंपनी से लिया हुआ है वर्क परमिट, मैंने किसी कंसल्टेंट एजेंसी से नहीं लिया। क्योंकि मेरे बड़े भाई होते हैं इधर पोलैंड में। तो उसके बाद मैंने पाकिस्तान एम्बेसी पोलैंड की में अप्लाई किया था। तो जो प्रोसेस है इनका ये है कि वो ये सब इनका ऑनलाइन सिस्टम है। ठीक है। अगर आपका वर्क परमिट जेन्युइन है तो फिर वो आपको लिंक भेजेंगे कि आप ये अपनी एप्लीकेशन फिल करो। तो जब मैंने वो एप्लीकेशन फिल की थी तो उसके तकरीबन 3 हफ्ते बाद मुझे 3 साढ़े 3 माह बाद की डेट दी थी इन्होंने। जो अपॉइंटमेंट थी मेरी एम्बेसी में इस्लामाबाद। तो उसके साथ डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए थे? फैमिली एफआरसी चाहिए थी, ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए था, और उसके बाद आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए था पाकिस्तान से। तो वो तो मैंने अटैच कर लिए थे साथ, और बैंक स्टेटमेंट वो ज़्यादा ना भी हो तो मसलानी तकरीबन 7-8 लाख रुपए तक थी मेरी उस वक़्त। मैं ये 2022 की बात कर रहा हूँ, जून की। तो जब मेरा इंटरव्यू था तो कुछ लोग जो है ना वो अ, उनको पता ही नहीं होता कि वहाँ जाके बोलना क्या है, या उनके वो जो कंसल्टेंट या एजेंट होते हैं उनको बताते नहीं ठीक तरीके से। ठीक है। मुझे सबसे पहले उन्होंने पूछा था कि आप क्यों जाना चाहते हो पोलैंड। तो मैंने कहा कि मेरा काम के लिए जाना चाहता हूँ। फिर उन्होंने मुझे कंपनी का नाम पूछा था इंटरव्यू में। तो मैंने वो बताया था। फिर उन्होंने मुझे सिटी पूछी थी। फिर ये पूछा था कि कितनी बड़ी कंपनी है जिसमें आप जा रहे हो, और आपका किससे रब्ता है, वो कौन बंदा है जिससे आपकी बात होती है उधर पोलैंड में। ठीक है। मैंने अपने बॉस का नाम बताया, सिटी बताई, सब कुछ बताया। तो फिर उन्होंने मुझे पूछा कि ये जो है ना आपका रब्ता कैसे हुआ था कंपनी से। मैंने वो भी बताया। लास्ट क्वेश्चन उसने मुझसे पूछा था कि आपके बच्चे कितने हैं। उसके बाद मैंने अपनी फ़ी जमा करवाई। फ़ी जमा करवा के मैं वापस आ गया। उन्होंने पासपोर्ट मेरा रख लिया था, 14 दिन का बोला था। तो जब मैं 14 दिन बाद गया था, वो मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ था पहली दफ़ा। ठीक है। रीज़न क्या था कि उनको डाउट था कि ये मैं जो काम करने जा रहा हूँ, जो मेरा शो है, यानी कि मेरा ट्रक ड्राइवर का वीज़ा था, वो बोल रहे थे कि ये हम लोगों को लगता नहीं कि आप ये इसी जॉब के लिए जा रहे हो। तो फिर मैंने अपनी कंपनी से रब्ता किया। फिर एक वो जो मैंने उसको पूछा, जब मैंने वापस ले लिया ना डॉक्यूमेंट्स, तो उसको मैंने पूछा कि आपने ये रीज़न क्या है, क्योंकि वो आपने डाउट शो किया। तो उन्होंने बोला कि आपकी सैलरी बहुत कम है, क्योंकि ड्राइवर की सैलरी 10 से 12 हज़ार ज़लोटी, यानी कि 2,000 यूरो से ऊपर ऊपर होती है। तो आपकी सैलरी बहुत कम है। तो मेरी कंपनी ने मेरी बेसिक सैलरी लिख के भेजी थी। ठीक है। अगर मैं काम करूं या ना करूं तो मुझे 3,010 ज़लोटी वो हर महीने देंगे। ठीक है। तो उसके बाद फिर मेरा रीबिल का आया सिस्टम। तो एक लेटर मुझे कंपनी ने भेजा इधर से, उसमें उन्होंने लिखा था कि ये इसकी सिर्फ बेसिक सैलरी है। एवरी डे जो है ना वो, अगर ये बंदा काम करेगा तो इतना इतना इसको आएगा। ठीक है। अम्बेसी में ज़्यादा वो क्वेश्चन नहीं पूछते, यही चीज़ें पूछते हैं 2-3। उधर ये भी नहीं कि आप बहुत सूटेड बूटेड होके जाओ तो ऐसा हो कि ऐसा हो कि तो ऐसा हो। ठीक है। लेकिन ये बात है कि अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आप सबसे पहले तो आपको, अगर फ़र्ज़ करें कि आप वेटर के लिए आ रहे हैं, ठीक है, या कंपनी में काम के लिए आ रहे हैं, अगर आपको पोलिश भी नहीं आती, आपको दूसरा नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती, तो आप इधर काम कैसे करोगे? ये उनके पास सबसे परफेक्ट रिजेक्शन का जो है ना रीज़न बनता है उधर पाकिस्तान में ना। बाकी कंट्री का मुझे नहीं पता, मैं आपको पाकिस्तान का बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी पाकिस्तान से इधर आया हूँ। तो वो जितने भी मेरे उधर दोस्त भाई थे, उनमें से किसी को भी इंग्लिश बहुत कम ही आती थी। फिर किसी के पास डॉक्यूमेंटेशन पूरी ही नहीं थी। ठीक है। उसके लिए आपको इधर घर का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। उसके लिए आपको प्रॉपर एक कवरिंग लेटर होता है। कई बंदे बोलते हैं कि आपके पास कवरिंग लेटर है तो आपका वीज़ा लगा देंगे। वो कंसल्टेंट 40-40 50-50 हज़ार रुपया लेते हैं कवरिंग लेटर। भाईजान कवरिंग लेटर का कोई किसी किस्म का
कोई वीज़ा पे इफेक्ट नहीं है। कवरिंग लेटर वही होता है, जो जो पेपर आपकी अपनी कंपनी आपको भेजती है पाकिस्तान में, वो होता है। ठीक है, दूसरा ये था, मुझे बेनिफिट थे कि मेरे जो कंपनी ने डॉक्यूमेंट्स भेजे थे वो मेरे अपने नाम थे, THL का पेपर। तो जब मैंने री अपील की थी तो मैंने उनको, जो ईमेल्स पे मेरी बात होती रही थी कंपनी में, वो और जो लेटर भेजा था कंपनी ने मुझे दोबारा कि इसकी ये बेसिक सैलरी है, हम लोग इसको घर प्रोवाइड करेंगे, सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। तो वो फिर दोबारा मैं जाके तो अप्लाई करके आया था। दोबारा इंटरव्यू नहीं था, बिल्कुल भी कुछ नहीं पूछा था उसने। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीज़ा लग गया था। तो भाई अगर आप पाकिस्तान में हो तो पहले तो अभी अभी के मैं बात बता रहा हूँ कि आपको 1 साल 6 महीने ज़रूर लगेंगे उधर। लगना ना लगना उसके बाद की बात है। ठीक है, दूसरा कुछ लोग बोलते हैं कि ये 3 साल का वीज़ा होता है, मैं आपको 3 साल का वीज़ा लेके दूंगा, सैलरी भी इतनी है इतनी है इतनी है। वो ऐसा कुछ भी नहीं है इधर। वो जो वर्क परमिट का पेपर होता है ना, वो किसी का 1 साल का होता है, किसी का 3 साल का होता है। उसका वो पेपर की डेट होती है कि ये इतनी देर तक आपने इसको अप्लाई करना है, इसके बाद ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद भाईजान प्रोसेस आया था कि मैंने वर्क पर उधर प्रोटेक्टर लगवाया था इस्लामाबाद से। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा जलील किया था कि इसको ट्रांसलेशन करके लाओ, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। वो भी 10-20 हज़ार रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा हो गया था। उसके बाद जब मेरी फ़्लाइट थी सियालकोट एयरपोर्ट से, तो उन्होंने भी, हालांकि कतर एयरवेज़ का काम नहीं बनता कि वो आपको तंग करे, लेकिन उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया था। हाँ, इमिग्रेशन ने इतना ज़्यादा उधर तंग नहीं किया था। फिर जब मैं इधर आया था तो इधर एयरपोर्ट पे उन्होंने मुझे, मेरे पास अकोमोडेशन का पेपर नहीं था, उन्होंने मुझे रोक लिया था। तो फिर मेरे पास अपने बॉस का नंबर था, मैंने किसी से फ़ोन लेके तो उसकी बात करवाई, तो फिर उन्होंने मुझे एंट्री दी थी इधर। ठीक है, अगर आप इधर, अल्लाह करे आपका किसी भाई ने अगर अप्लाई किया हुआ है तो उसका वीज़ा लग जाता है, तो वो जो डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल हैं वो साथ ज़रूर लेके आना। क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स आप साथ लेके आओगे तो बाकी प्रोसेस आपका इधर होगा। और दूसरी बात ये है कि कुछ लोग बोलते हैं कि आप 3 साल का वर्क परमिट है, वर्क परमिट भाईजान वीज़ा देती है एम्बेसी, किसी को 9 महीने का दे देती है, किसी को 10 महीने का, किसी को 11 का, किसी को 12 का। ठीक है, तो मुझे उन्होंने दिया था 10 महीने का वीज़ा। जब मैंने इधर एंट्री की थी तो इधर आके मैंने इधर टैक्स नंबर लिया था, जिसको पैसल नंबर बोलते हैं। ठीक है, वो नंबर लेके तो अभी मुझे 7 महीने हो गए हैं पोलैंड में। तो मेरी TRC अब अप्लाई हुई है, वो सैलरी सुलरी दे के सब कुछ उन्होंने दे के तब वो सिस्टम सर आगे चला। अभी भी TRC आने में मेरे ख्याल से 3 से 6 महीने मेरे लग जाएंगे। अगर आपको उधर बोलते हैं कि आप जाते साथ ही आपकी TRC बन जाएगी, तो वो भाईजान कभी भी नहीं बनेगी। आपको 3-4 महीने काम करना पड़ेगा, टैक्स शो करना पड़ेगा, सब कुछ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, फिर आप वो वाइवदा यानी कि इमिग्रेशन का जो मुतलका ऑफिस है उधर जाते हैं, उधर से सब कुछ होता है। ठीक है, तो जो भी भाई पाकिस्तान से आ रहा है भाईजान, पहले तो अल्लाह करे सबका वीज़ा लगे, लेकिन अगर आप जिस काम के लिए वीज़ा अप्लाई करते हो कम से कम उसको उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। और उसके बाद कि आपको लैंग्वेज भी थोड़ी बहुत ज़रूर आनी चाहिए। ठीक है, बाकी 3 साल का कोई इधर वीज़ा नहीं होता, साल का या 10 महीने 11 महीने का वो वीज़ा देते हैं, बाकी प्रोसेस इधर आके होता है। ठीक है, और अगर आप इधर आ जाते हो तो कुछ लोग, ठीक है, इधर से वो बोलते हैं, वो मैंने देखा है कि दुबई में कोई ऐसी एजेंसी है, मैं भी टिकटॉक पे देखता रहता हूँ, कि बोलते हैं कि आप जाओगे तो 27 कंट्री में आप फ्रीली काम कर सकते हो, ये कर सकते हो, फैमिली बुला सकते हो, ऐसा कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है भाईजान। आप जब इधर आओगे आप पोलैंड में एलिजिबल हो काम के लिए, बाकी 26 कंट्री में नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अगर आपके पास इधर की TRC आ भी जाती है तब भी आप दूसरी कंट्री में काम करते हो तो वो इसको इनलीगली कहते हैं। ठीक है, दूसरा इधर दूसरे यूरोप से सैलरीज कम है, लेकिन इधर उस हिसाब से खाने का, घर का खर्चा भी आपका कम है। खाना इधर कोई कंपनी भी नहीं देती, वो सब झूठ बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं खुद इधर हूँ, घर कंपनी ने दिया है, खाना मैं खुद खाता हूँ। ठीक है, यानी कि खाना अपने पैसों से खाना है। तो मैं तो ड्राइवर के वीज़ा पे हूँ, ट्रक ड्राइवर के, तो मैं तो दूसरी कंट्रीज में जाता रहता हूँ क्योंकि मेरे पास वो परमिट है। ठीक है, तो वो सारा सिस्टम चलता रहता है। इधर भाईजान आपने इधर आना है तो आपने इधर ही काम करना है, और इधर सैलरी भी इतनी ज़्यादा नहीं है लेबर की।
वो 3-3,500 4,000 5,000 रोटी तक बनती है। उसमें से आपने खाना खुद खाना है, फिर आपने कपड़े भी लेने हैं, फिर आपने कोई ना कोई चीज़ लेनी है। तो आपको तो वो उधर बोलते हैं कि आपको 1200 यूरो मिलती है, 1300 मिलेगी, तो आपको इतना पैसा बच जाएगा, ऐसा तो ऐसा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने सिर्फ खाना कंपनी सिर्फ का आपको घर देगी, खाना आपने खुद ही खाना है। उसके बाद कपड़ा नेट हर चीज़ का खर्चा आपने खुद ही करना है। ठीक है। तो क्योंकि मैं ये देखता हूँ वो कोई 2-3 एजेंसीज हैं जो दुबई में बोलती हैं कि वो खाना रिहाइश कंपनी देगी, आप लोग दुबई से भी ज़्यादा कमाओगे। तो जो बंदा 1.5-2 लाख रुपया दुबई में कमा रहा है, तो इधर भी वो मजदूरी में अगर आएगा तो उसके इतने ही बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। अगर आप इटली स्पेन जाते हो तो उधर आप बिल्कुल भी इनलीगल हो, आप लीगल काम बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर करनी थी आपसे। तो दूसरा ये है कि आप लोग खुद ट्राई करें इधर ऑनलाइन जॉब अप्लाई करने के लिए, ये एजेंट्स के चक्कर में ना पड़े। ठीक है। वो आपको गलत गाइड करते हैं, सिर्फ गलत नहीं गाइड करते, बहुत ही ज़्यादा गलत गाइड करते हैं। तो वो आपको उधर से बताते कुछ हैं, इधर कुछ होता है। मेरे एक दो बंदा था जानने वाला, वो भी इधर आके इधर से भाग गया। 20-20 25-25 लाख रुपया पाकिस्तानी लगाया, उसका फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है। क्योंकि आप इधर से पुर्तगाल जाओगे, माल्टा जाओगे, कहीं भी जाओगे तो आप इनलीगल ही हो, काम आपका लीगल नहीं होगा। ये सारा सिस्टम है। तो बाकी यहाँ का प्रोसेस आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह।